गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है, ये थर्ड क्लास है, अपनी सीरीज है इंटरव्यू क्वेश्चन। ASP.NET MVC की थर्ड क्लास है ना। इंटरव्यू क्वेश्चन की आज हम देखते हैं इसमें क्या 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 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज भी हमारे ये 10 क्वेश्चन है जो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML पार्शल एंड HTML रेंडर पार्शल। मतलब 10 हम प्रीवियस क्लास में हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये थर्ड क्लास है हमारी, है ना। इसमें आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML.partial एंड HTML.render partial। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं हम एक बार, है ना। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, एक साइड लिखा है लेफ्ट साइड स्लो इन एक्सेज, एक साइड लिखा है फास्ट इन एक्सेज, है ना। इसको हम समझाते हैं क्या होता है। जैसा कि स्टेटस जैसा कि ना स्टेटिक पार्शियल व्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग HTML.partial और HTML.render partial को यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों में पार्शियल व्यू को व्यू के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले हम HTML पार्शियल क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पार्शियल व्यू का कोड HTML स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जो पार्शियल व्यू का कोड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, वो किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर गेट कर सकते हैं। इसीलिए ये स्लो इन एक्सेस होता है, स्लो चलता है ये। इसमें क्या होता है HTML एंड रेंडर पार्शियल में, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसे डाटा ऐड करना होता है ओनली, इसीलिए फास्ट होता है। बिकॉज ये कोड स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है ना। इसीलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रांगली टाइप पार्शियल व्यू। ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि एचटीएमएल का जो पेज है ना, किसी मॉडल क्लास के साथ बाइंड बाइंड होके ऐसे व्यू को स्ट्रांगली टाइप व्यू कहते हैं। मॉडल में प्रॉपर्टी डिस्प्ले करा सकता हूँ। पार्शियल व्यू की डेफिनेशन क्या है? मेन व्यू के अंदर सब व्यू को पार्शियल व्यू बोलते हैं ना। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मेन व्यू के अंदर सब व्यू है ना। हम ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैलिडेशन मैसेज एंड वैलिडेशन समरी हेल्पर मेथड क्या होता है। इस पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मॉडल स्टेट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लिखा है, जो कि हम इसके थ्रू प्रिंट करते हैं ना। इस वैलिडेशन मैसेज को हम इसको समझाते हैं डीपली। फर्स्ट समझते हैं हम वैलिडेशन मैसेज क्या होता है। एक फील्ड के एरर मैसेज मतलब सिंगल टेस्ट फील्ड के एरर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम वैलिडेशन मैसेज हमारे मॉडल प्रॉपर्टी के साथ बाइंड नहीं होता है, इसलिए हम इसे लूजली टाइप कहते हैं। वैलिडेशन मैसेज मॉडल स्टेट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट होते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। और बाय इस फंक्शन इसमें समरी में क्या होता है, वैलिडेशन समरी में जो सारे फील्ड के एरर मैसेज ना एक साथ एक जगह पर डिस्प्ले कराने के लिए यूज यूज किया जाता है इसका। इसमें भी सेम पहले की तरह होता है। वैलिडेशन वैलिडेशन मैसेज समरी वैलिडेशन समरी मैसेज में ना मॉडल स्टेट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डिस्प्ले होते हैं इसमें भी, है ना। बट इसमें क्या होता है, सारे फील्ड के एरर मैसेज ना एक साथ एक ही जगह पर डिस्प्ले करा सकते हैं इसके समरी के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डाटा एनोटेशन इन ASP.NET MVC। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, रिक्वायर्ड और इतने सारे ये मेथड लिखे हुए हैं ना, इसको समझते हैं एक बार। हम मॉडल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, उन प्रॉपर्टी के अंदर ये डाटा एनोटेशन अप्लाई करते हैं। एक रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना व्यू बाइंड करवाया हुआ है एक मॉडल क्लास के साथ, और उस मॉडल क्लास में एक प्रॉपर्टी है, और वो जो आईडी है ना वो मुझे लाजमी चाहिए यूजर से। तो मैं उस मॉडल प्रॉपर्टी के ऊपर ना रिक्वायर्ड लगा दूंगा, डाटा एनोटेशन लगा दूंगा। ये डाटा एनोटेशन वो टास्क परफॉर्म करवाती है जो आपकी एप्लीकेशन में मोस्ट कॉमनली होता है, जो लाजमी यूज यूज आप करते हैं ना। फर्स्ट ये रिक्वायर्ड है ना, इतनी सारी मेथड है ये। स्ट्रिंग इसको समझते हैं एक एक बार। जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ है, इसका यूज क्या होता है इसका। स्ट्रिंग की लेंथ गेट करने के लिए होता है। सेकंड है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, ईमेल पासवर्ड वैलिड है या नहीं उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है इसका। रेंज का यूज होता है दो चीज़ों की, जैसे हमें रेंज चेक करनी हो। कंपेयर होता है दो टेक्स्ट फील्ड का डाटा कंपेयर कराने के लिए सेम है या नहीं है, या अलग अलग डाटा या एक जैसा है, चेक करने के लिए। अगला है हमारा नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम।
जो आपने प्रॉपर्टी का नाम रखा है ना वही लेवल में शो होना चाहिए। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो हम डिस्प्ले नेम का यूज करते हैं। समझे? रीड ओनली, रीड कर सके रिटर्न ना कर सके उसमें, मतलब रीड पढ़ सके, लिख ना सके, एडिट ना कर सके उसमें, है ना, उसे कहते हैं रीड ओनली। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप पासवर्ड हिडन बुलेट में हो, उसे हम डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। मतलब हिडन टाइप में या बुलेट में होना चाहिए, मतलब पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए सबको, है ना। उसे हम डाटा टाइप के थ्रू हम कर सकते हैं। अगला हम नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क? एंटिटी फ्रेमवर्क ओआरएम फ्रेमवर्क का वो जो हिस्सा है जो एएसपी डॉट नेट एमबीसी में यूज करते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क ईडीएम एंटिटी डाटा मॉडल से मिलकर काम करता है। ईडीएम एक मॉडल होता है एंटिटी, और उसके रिलेशन जो भी है उसको डिस्क्राइब करता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, उसको हम एंटिटी फ्रेमवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुकीज इन एएसपी डॉट नेट एमबीसी। कुकीज एक स्टेट स्टेट मैनेजमेंट की तकनीकी है। कुकीज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बाद में बाद में यूज करने के लिए कुकीज हमारे ब्राउजर के अंदर एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है। किसी साइट पर अगर एक बार हम लॉगिन करते हैं, फिर से हम साइट पर आकर आईडी पासवर्ड हमें डालना नहीं होता है, वो सारा कुकी में स्टोर होता है, कुकी में सेव हो जाता है। ब्राउजर के अंदर कुकी में सेव हो जाने की वजह से ना डायरेक्टली हम लॉगिन कर लेते हैं। तो कुकी का डाटा को ना हम हार्ड ड्राइव पर भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मेरी फेसबुक आईडी है, हमने उस पर लॉगिन किया हमने, पासवर्ड सेव सेव के लिए मांगता है, नोट नाउ मांगता है ना, हमने जैसे सेव पे क्लिक कर दिया तो जो आईडी और पासवर्ड होता है ना वो हमारा डायरेक्ट कुकी में सेव हो जाता है, अपने ब्राउजर के कुकीज में, कुकीज फोल्डर में सेव हो जाता है। जिससे कि हम अगली बार हम लॉगिन करेंगे तो आईडी पासवर्ड हमें फिल नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा कुकीज से। ऐसा हमारा एएसपी डॉट नेट में होता है, एमबीसी में होता है कुकीज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, हाउ टू क्रिएट रिमेंबर मी। रिमेंबर मी का मीन्स क्या होता है? रिमेंबर मी पर क्लिक करने से आईडी और पासवर्ड है ना ब्राउजर के कुकीज में स्टोर हो जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कुकीज क्या होता है, कुकीज में हमारा मतलब आईडी और पासवर्ड स्टोर हो जाता है। वो कैसे होता है? और कभी कभी सेव एज का ऑप्शन होता है, और किसी किसी में रिमेंबर मी का होता है, जैसे फेसबुक आईडी पर रिमेंबर मी का होता है ना। अगर हम रिमेंबर मी पर क्लिक करेंगे ना तो आईडी और पासवर्ड ब्राउजर के कुकीज में स्टोर हो जाती है, इसलिए हम रिमेंबर मी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज व्हाट इज एक्सेप्शन फिल्टर और ऑथराइजेशन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, है ना। इन तीनों को अलग अलग समझते हैं एक बार डिस्प्ले पर। एक्सेप्शन फिल्टर क्या होता है? कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो जाता है जिससे जिसके थ्रू ना मेरी एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्रैश करने वाली एक्सेप्शन आई है, उसको हम उठा के ना ट्राई कैच ब्लॉक में रख रख देते हैं। इसलिए हम इसका यूज करते हैं एक्सेप्शन फिल्टर का, ठीक है। जिससे कि हमारी एप्लीकेशन ना क्रैश होने से बचे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑथराइजेशन फिल्टर। ये क्या होता है? वेरीफाई करता है यूजर को जो अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा, एंट्री कर रहा होता है। ऑथेंटिकेशन काफी टाइप की होती है। एक होती है यूजर एंड पासवर्ड के थ्रू, एक फोटो के थ्रू, है ना, एक सेल्फी कैमरे के थ्रू। काफी सारे आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन होता है ये फिल्टर, इसका यूज करते हैं यूजर को मतलब वेरीफाइड करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट फिल्टर। रिजल्ट फिल्टर क्या होता है हम देखते हैं। रिजल्ट फिल्टर एक्शन मेथड के साथ काम करता है। एक्शन मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एक्शन मेथड हैं, हर एक्शन मेथड का कोई ना कोई आउटपुट होता है। उस आउटपुट के ऊपर ना कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, करानी है, तब रिजल्ट फिल्टर का यूज करूंगा। जैसे कि ना कोई एक्शन मेथड है, उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, उस एक्शन मेथड का जैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट में मैं चाहता हूँ कि इस टाइप से रिजल्ट ना शो हो, इस टाइप से वो फंक्शनलिटी लग जाए उसमें, एडिंग हो जाए, अच्छे से डिस्प्ले हो जाए, मतलब यूजर को दिखे अच्छे से थोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट फिल्टर यूज करूंगा ना तो वो अच्छे से डिस्प्ले करा पाऊंगा मैं आउटपुट को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में समझते हैं हम ये क्या है, व्हाट इज एजेक्स। एजेक्स क्या होता है कि एजेक्स ना, नाम से ही समझ रहे हैं,
एनक्रोजाइसन और जावा स्क्रिप्ट और एक्सएमएल से मिलकर बनी होती है ना। वेब डेवलपमेंट के साथ यूज होती है ये। यूजर ने रिक्वेस्ट की मेरे सर्वर में लोडिंग चलती है, इससे बचने के लिए एजेक्स का यूज करते हैं। जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर में जानी चाहिए वो बैकग्राउंड में जानी चाहिए। और ब्राउजर का पेज ना जो रीलोड होता है बार बार और रिफ्रेश होता है, उससे बचाने के लिए हम एजेक्स का यूज करते हैं। क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, मतलब यूजर फर्स्ट टाइम आता है फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आता है। इसलिए हम उस रीलोड ना हो, बार बार रिफ्रेश ना हो पेज हमारा, इसलिए हम एजेक्स का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। व्हाट इज रेजर और रेजर इंजन। जैसा कि लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले पे, आप देख पा रहे हैं @4 ईच है ना, ये इसका एक्सटेंशन है ना, रेजोर इंजन का और रेजोर का। अब रेजोर होता है क्या, उसको समझते हैं। व्यू मॉडल से डाटा लेके HTML पेज पर डिस्प्ले करता है ये। व्यू के अंदर HTML और सी शार्प की कोड कर सकते हैं। व्यू की एक्सटेंशन होती है .cs HTML। अब रेजर को समझते हैं सबसे पहले। रेजर एक सिंटेक्स है, जिसका सिंटेक्स हमारा डिस्प्ले हो रखा है, @4 ईच। अब जो @ है ना, ये रेजर का साइन है, और ये फॉर ईच है, ये सी शार्प का कोड है। रेजर सिंटेक्स का यूज करते हुए हम HTML का पेज बना सकते हैं, लेकिन सी शार्प के कोड को अपने HTML के अंदर करा सकते हैं। रेजर का सिंटेक्स यूजर को समझ आता है, इसके अंदर ना हम सी शार्प और VB.NET का कोड लिख सकते हैं। व्यू के अंदर जो कोड लिखते हैं ना, वो HTML में रन होता है। हाँ, समझते हैं रेजर इंजन क्या होता है। रेजर इंजन MVC फ्रेमवर्क के अंदर ना मिलता है, डिफॉल्ट ही मिलता है। आपके व्यू के अंदर जो भी सी शार्प की कोडिंग है, उसको कन्वर्ट करता है HTML में, फिर डिस्प्ले कराता है। वेबसाइट पर राइट क्लिक करके अगर व्यू सोर्स पर क्लिक करते हैं ना आप, तो HTML का कोड दिखाई देता है। उसमें सी शार्प का कोड नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखता ही नहीं है। क्योंकि ना सी शार्प का कोड ना हिडन होता है। ये सब कौन करता है, ये सब राजर रेजर इंजन करता है ना। तो जो भी रिक्वेस्ट की है वेबसाइट पर, उसी रिक्वेस्ट के कोड को ना कन्वर्ट करेगा HTML के अंदर। और व्यू के अंदर दो लैंग्वेज होती हैं, HTML और सी शार्प। सी शार्प को HTML में कन्वर्ट होकर ब्राउजर रीड कर पाएगा, है ना। जैसा आप समझ गए ना रेजर और रेजर इंजन में क्या अंतर है दोनों में, है ना। आइए हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी के हम बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं इसके। .MVC ASP.NET MVC क्लास के, है ना।